Hello guys, what's up? This is Sumit Mahajan. I hope that you are doing absolutely well. So भाई और बहनों, वेलकम टू द जीएसटी क्वेश्चन क्रैकर्स। अभी ये जो जीएसटी क्वेश्चन क्रैकर्स है, ये अपना तीसरा वीडियो है, थर्ड पार्ट। दिस इज आवर थर्ड पार्ट। और अभी हम लोग ने अभी तक सप्लाई अंडर जीएसटी के क्वेश्चन क्रैकर्स किए, चार्ज अंडर जीएसटी के क्वेश्चन क्रैकर्स किए, उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम नहीं, रिटर्न्स अंडर जीएसटी किया, एंड टाइम ऑफ सप्लाई किया। एंड दिस इज अवर फिफ्थ चैप्टर, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये जो क्वेश्चन क्रैकर्स है, जो तुम्हारे एलडीआर क्वेश्चंस है, वो एलडीआर क्वेश्चंस हम लोग ये क्वेश्चन क्रैकर में कवर करने वाले हैं। और एक चीज ये है कि अगर तुम लोग ने देखा होगा कि एक इधर एक लिंक डाल के रखा है मैंने। ये जो लिंक है वो एक सुपर रिवीजन सीरीज का लिंक है। ये इसमें एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सब रिवीजन सेशंस डाल के रखे हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के। डायरेक्ट टैक्स का भी क्वेश्चन क्रैकर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो प्लीज तो वो भी एक बार तुम लोग देख सकते हो। और यस, अगर आप इस चैनल पे नए रहोगे तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, बिकॉज ये चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें टैक्स के रिलेटेड मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी अपलोड बहुत सारी चीजें कर दी है। एंड एक बार छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो भाई के लिए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट ये जो चैप्टर है वो ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस लिए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के, बट सर 5 क्वेश्चन में क्या होगा? तो आईटीसी के जो और क्वेश्चंस होंगे ना, और जो क्वेश्चंस है ना, वो सब क्वेश्चंस अपने जीएसटी लाइबिलिटी के क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी 8 आवर्स का सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वो तुम लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एकदम बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 1। मेसर्स दिवान एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली has placed an order for 250 kg of plastic granules at the rate of 50 rupees per kg on Mesas Karim and Brothers of Noida, UP. Mesas Karim and Brothers has agreed to deliver the goods at the warehouse of Diwan and Sons at New Delhi. There is an agreement between whom? There is an agreement between Diwan and Sons and Karim and Brothers. Correct? Okay. Now, has placed an order. Who is the buyer? Diwan is a buyer, right? Diwan is a buyer and Karim is a seller. Okay. While the order was getting packed at the factory of Karim and Brothers, Mesers Diwan and Sons got an order from Shubkamna Sales of Hapur, UP, for 250 kg of plastic granules at the rate of 60 rupees per kg. राइट नाउ द पॉइंट इज, क्या हुआ कि जब भी करीम जो था वो सेलर था, वो उसके गुड्स पैक कर रहा था। पैक करते करते उसको एक ऑर्डर मिला। क्या, कौन सा ऑर्डर मिला? देखो, एट द फैक्ट्री ऑफ करीम, देवान एंड सन्स को, मतलब जो बायर था उसको एक ऑर्डर मिला फ्रॉम शुभकामना सेल्स ऑफ हापुर, यूपी, फॉर 250 kg ऑफ प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर केजी। नाउ यू आर देवान एंड आई एम करीम। ठीक है, तुम लोग ने मुझे एक ऑर्डर प्लेस किया, तो आई एम पैकिंग द ऑर्डर। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर द गुड्स टू न्यू दिल्ली, टू योर प्लेस। बराबर। अभी तुम लोगों को किसी और से क्या मिला? एक ऑर्डर मिला। तुम लोग भी अज्यूम दैट कि यू आर आल्सो इन द सेम बिजनेस फॉर एग्जांपल। देन इन दैट केस तुम लोगों को किसी और से ऑर्डर मिला। वो किससे ऑर्डर मिला मालूम है? शुभकामना सेल्स यूपी से। ठीक है, और वो कितने में मिला? 60 रुपीज में मिला। तुम लोगों को वो बेच के 60 रुपीज मिलेगा, और तुम लोग मुझे कितना देने वाले हो? 50 रुपीज देने वाले हो। बराबर, गुड बिजनेसमैन। ठीक है। In order to save the transportation cost, Devan, that is you, asked Karim, that is me, to directly deliver the plastic granules to Shubkamna Sales at its godown located at Hapur. मतलब एकदम सिंपल बात है, बिल टू शिप टू का एग्जांपल दिया है ये। अभी देखो, करीम कौन है? सेलर है। करीम कौन है? सेलर है। बराबर। अभी किसने ऑर्डर दिया? दीवान ने ऑर्डर दिया। अभी दीवान को किससे ऑर्डर मिला था? शुभकामना से ऑर्डर मिला था, शुभकामना। Now, there is one contract between Shubkamna and Diwan, and there is another contract between Karim and Diwan. एकदम बराबर। दिस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो शुभकामना एंड दीवान का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको बोला जाता है सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट। बराबर। और ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है करीम एंड दीवान के बीच में, इसको क्या बोला जाता है? बिल टू शिप टू का कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिल टू शिप टू का कॉन्ट्रैक्ट। एकदम बराबर। एवरीबडी, नो प्रॉब्लम इन दिस? ओके, ठीक है। Now the point is, examine the availability of ITC with Mesers Diwan and Sons, मतलब दिवान एंड सन्स को आईटीसी मिलेगा कि नहीं, एंड मेसर्स करीम, ये करीम नहीं होना चाहिए, शुभकामना होना चाहिए।
शुभकामना। नोट ऑल द पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। देखो ना, सबसे पहले दोनों का उन्होंने एक आईटीसी पूछा है, देवान का आईटीसी पूछा है और शुभकामना का आईटीसी पूछा है। अभी आईटीसी क्यों लगेगा? देखो ना, अभी करीम इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू देवान, तो ये सर्विस इधर देगा, सो कहने से इनवॉइस भी इधर रेज होगा और इनवॉइस के अंदर जीएसटी होगा। तो ये जीएसटी का ये देवान को आईटीसी मिलेगा क्या, इज वन क्वेश्चन। और दूसरा, शुभकामना को आईटीसी मिलेगा क्या? क्यों? बिकॉज देवान इज सेलिंग द गुड्स टू शुभकामना, राइट? तो कहने से उसमें भी जीएसटी चार्ज होगा और शुभकामना जीएसटी पे करेगा, बराबर। सो इधर अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा है कि भाई शुभकामना को आईटीसी मिलेगा क्या इसका, एंड देवान को इसका आईटीसी मिलेगा क्या। अभी ये जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या हो रहा है मालूम है? इधर देवान ने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया करीम को, और करीम को क्या बोल दिया कि भाई तू मुझे गुड्स मत देना, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिलीवर द गुड्स डायरेक्टली टू शुभकामना, बराबर। इसके वजह से वो क्या बन गया? बिल टू शिप टू मॉडल बन गया। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अगर तुम लोग ने सेक्शन नंबर 16 पढ़ा होगा, तो अंडर सेक्शन नंबर 16 दे आर स्पेसिफिकली मेंशन दैट यू शुड रिसीव द गुड्स, देन ओनली यू विल गेट द आईटीसी, राइट? सो अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट का बात किया, इसमें तो एज सच मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। सो दीवान जब भी शुभकामना को गुड्स सेल करेगा थ्रू करीम की, बिकॉज करीम डिलीवर कर रहा है, उसके फर्क नहीं पड़ता है। सेक्शन 16 के सब कंडीशंस अगर इधर फुलफिल हो गए, देन इन दैट केस ये शुभकामना को आईटीसी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी हम लोग दीवान का बात करते हैं। नाउ दीवान के केस में इनवॉइस रेज हो रहा है ऑन दीवान, बराबर है। नाउ इन दिस केस विल दीवान गेट द आईटीसी? आइडियली अगर तुम लोग ने सेक्शन नंबर 16 पढ़ा तो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज सेक्शन नंबर 16 में स्पेसिफिकली बोल के रखा है कि यू शुड रिसीव द गुड्स, मतलब दीवान शुड एक्चुअली रिसीव द गुड्स। अगर दीवान को रिसीव नहीं हुए, देन इन दैट केस दीवान को आईटीसी नहीं मिलेगा। बट दोस्तों, अंडर बिल टू शिप टू मॉडल, इवन दो दीवान इज नॉट रिसीविंग द गुड्स, but still Devan will be able to claim the ITC because it is a build to ship to model. And under build to ship to model, this Devan will be considered as deemed recipient. मतलब ऐसा माना जाएगा कि it is deemed that Devan has only received the goods even though Karim has delivered the goods to Shubhkamna. Understanding everybody? Okay. So इधर देखना कैसे कंप्यूटेशन किया उन्होंने। सबसे पहले जो दीवान और करीम के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था, उस पे आईटीसी कितना होगा देखना। 50 रुपीज पर केजी की बात है, तो 250 रुपीज इंटू 50 रुपीज पर केजी, सॉरी 250 केजीज इंटू 50 रुपीज पर केजी, और उस पर जीएसटी रेट दिया है नीचे 18%। तो ये आईटीसी बात करते हैं दीवान की, उतना मिल जाएगा दीवान को। और ये 60 रुपीज की बात किया, राइट? तो 250 केजी इंटू 60 रुपीज पर केजी इंटू जीएसटी रेट इज 18%। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं शुभकामना। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? देखो ना, ये दीवान को मिलेगा, एंड 60 इंटू 250 इंटू 18% ये किसको मिलेगा? शुभकामना को मिलेगा। इज एवरीबडी क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो इधर बेसिकली तुम लोगों को लिखना पड़ेगा कि बिल टू शिप टू के केस में इवन दो यू हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स, स्टिल यू विल गेट द आईटीसी। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. The second question is talking about XYZ Limited, registered under GST, is engaged in the manufacture of taxable goods. Compute the ITC that can be availed by XYZ Limited for the month of October. Month is very important. Okay, ठीक है। अभी मैंने क्या क्या परचेस किया? इनपुट्स ए परचेस किए 1 लाख रुपीज, उस पर जीएसटी चार्ज किया था। वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेबल वॉज 10,000 रुपीज इज मिसिंग, मतलब 1 लाख में से 10,000 के जीएसटी का ऐसा इनवॉइस है वो मिसिंग है। तो ऑफ कोर्स अगर जीएसटी, अगर मेरा इनवॉइस मिसिंग होगा, तो उसका मुझे आईटीसी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। हियर आई विल गेट द आईटीसी ऑफ ओनली 90,000। इज एवरीबडी क्लियर? यस, एकदम मस्त था। आगे बढ़ता है। इनपुट नंबर बी, इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स। फर्स्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, करंट मंथ इज अक्टूबर। इसके वजह से कभी भी याद रखना, लॉट्स के केस में जब भी मुझे लास्ट लॉट मिलता है तभी मुझे आईटीसी मिलता है। इसकी वजह से इस पे मुझे आईटीसी 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा। करेक्ट, एकदम मस्त। ओके, कैपिटल गुड्स का बात करते हैं। कैपिटल गुड्स के केस में बोला है कि जीएसटी पे किया 1,20,000 का। XYZ लिमिटेड हैज कैपिटलाइज्ड द कैपिटल गुड्स एट फुल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, as it will avail depreciation on the full invoice value. अगर full invoice value पे depreciation ले रहे हो, तो तुम लोगों को क्या नहीं मिलेगा दोस्त? आईटीसी नहीं मिलेगा। एकदम मस्त। ओके, आ जाओ।
वन इनवॉइस डेटेड 20th जैन, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात है, ऑन विच जीएसटी पेबल वॉज 50,000 रुपीज वॉज मिसिंग, मतलब जैन मंथ का 50,000 का इनवॉइस जो था वो मिसिंग था, एंड हैज बीन फाउंड इन अक्टूबर। अभी वो अक्टूबर में मिल गया। मुझे एक चीज बताओ, मेरा अगर इनवॉइस मिसिंग होगा, विल आई गेट द आईटीसी? नो, आई डोंट गेट द आईटीसी इफ इनवॉइस इज मिसिंग। सो कैन आई से इन द मंथ ऑफ जैन, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, I must not have got the ITC of 50,000 rupees everybody because the invoice is missing. Yes. So तभी तो मैंने ITC नहीं लिया होगा। बट अभी क्या हुआ कि अभी मुझे वो इनवॉइस मिल गया। अभी वो इनवॉइस मिल गया तो मुझे वो आईटीसी मिलना चाहिए। यस। ओके। नाउ एक बात समझो, आईटीसी के अवेलेबिलिटी का भी एक टाइम लिमिट रहता है, एंड द टाइम लिमिट इज 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। हैव दे गिवन एनीथिंग? देखो, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है, आईटीसी निकालना है, एंड एनुअल रिटर्न फॉर द प्रीवियस ईयर वाज फाइल्ड ऑन 15th ऑफ सितंबर। दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड हियर। सो दूसरा क्या है? 15th ऑफ सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर मतलब क्या आएगा? 15th ऑफ सितंबर। मतलब कहने से लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर मैंने बात किया, तो आईटीसी लेने का टाइम लिमिट जो था वो 15th ऑफ सितंबर को खत्म हो चुका था। बराबर है। सो 15th ऑफ सितंबर के पहले लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो जो चीज होगी, जो जो आईटीसी होगा, वो मैं क्लेम कर सकता हूं ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली टिल 15/9/20, वो 15/9 वॉट एवर। तो इन दिस केस ये मंथ कौन सा है? करंट मंथ कौन सा है? अक्टूबर है। तो कहने से ये अक्टूबर होगा, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो भी आईटीसी होगा, मैं अक्टूबर मंथ में कभी भी नहीं ले सकता, बिकॉज सितंबर वाज द लास्ट मंथ, 15th ऑफ सितंबर। इसके वजह से 50,000 का मैं आईटीसी ले सकता था, पर टाइम लिमिट ही क्रॉस हो गया। इसके वजह से मुझे वो 50,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। सो आई विल गेट द आईटीसी ऑफ ओनली 1,75,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। बराबर। एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, ये अक्टूबर को ना डेट डाल के रखना, 2025, तो तुम लोगों को और अच्छे से समझेगा। और ये जैन को भी 25 डाल के रखना, सो दैट दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर 24-25, एंड हम लोग जो अभी देख रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25-26। अगर तुम लोगों को ये इजी लगता है तो तुम लोग ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो। ये तुम लोगों का क्या आ जाएगा? 30th नवंबर, सो आईटीसी ऑफ 24-25 का आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट इज 30/11/2025 एंड 15/9/2025, सो विच इज 15/9/25। अपना करंट मंथ कौन सा है? अक्टूबर 2025। इसके वजह से आई विल नॉट बी एबल टू क्लेम द आईटीसी ऑफ 50। आई होप यू आर क्लियर। थोड़ा सा डिटेल में गया, पर आई थॉट दैट ये छोटा सा डिटेल में जाके एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट रहेगा अपना। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो टोटल कितना आया देखो ना, 90,000 रुपीज, इधर 90,000 आया, दूसरा नील, इधर नील आया, एंड 1,75,000 आया। सो आंसर कम्स टू 2,65,000। एकदम मस्त था। बढ़ते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑन, ओके देखते चलो। ग्रेनाइट टेक्सटाइल्स लिमिटेड परचेस्ड a needle detecting machine on 8th of July 2023 from Makhija Engineering Works Limited for 10 lakhs। उसने परचेस किया मशीनरी फॉर 10 lakhs बाय पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, कभी परचेस किया? 8th जुलाई को परचेस किया, ये भी ठीक है। इट अवेल्ड द आईटीसी ऑन द सेड मशीन and started using it for manufacturing of goods. Very good. The machine was sold on 22nd of October 2024 for 7,50,000 as second hand machine, excluding GST, as second hand machine, and the GST rate on supply is 18%। ये देख के क्या समझता है? परचेस किया, सेल किया। कभी भी तुम लोग कौन सा भी कैपिटल गुड्स परचेस करते हो, यू आर सपोज टू यूज इट फॉर 5 years और 60 months। if you are not using it for 5 years or 60 months, you will have to reverse the proportionate ITC for that period for which you have not used that particular asset। okay, so तुम लोग ने 8th जुलाई 23 को परचेस किया, उधर से लेके 5 साल, मतलब क्या होता है? तूने यूज कब तक करना चाहिए था? तूने समझो कि यूज करना चाहिए था, 5 साल, मतलब समझो 8/7/2028। बट तूने सेल कभी कर दिया? देखो ना, 22nd of October 24 को सेल कर दिया। तो मैं इधर लिखता हूं
22 अक्टूबर 2024। 5 साल कंप्लीट किया क्या? नहीं किया। सो ये जो पीरियड है, प्लीज सब लोग इधर ध्यान दो, ये जो पीरियड है, दिस इज माई एलिजिबल पीरियड, बराबर। एंड ये जो पीरियड है, दिस इज माई इन एलिजिबल पीरियड आउट ऑफ 5 years। एकदम बराबर। सो रिवर्सल कैसे करना पड़ता है? रिवर्सल करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि भाई टोटल आईटीसी लिख लो इधर। टोटल आईटीसी मतलब बेसिकली कैसे निकालना पड़ता है मालूम है? इन एलिजिबल आईटीसी, इन एलिजिबल आईटीसी। और जो मैंने सप्लाई किया ना विद इन 5 years कितने में सप्लाई किया? 7,50,000 को सप्लाई किया। एंड उसका जीएसटी रेट कितना था? 18% था। तो 7,50,000 इंटू 18%, मतलब जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई और आउटपुट सप्लाई। आउटवर्ड लिखता हूं, जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, विच एवर इज हायर इज गोइंग टू बी द रिवर्सल अमाउंट। हाउ टू आइडेंटिफाई इन एलिजिबल आईटीसी? तो सबसे पहले टोटल आईटीसी लिखो। टोटल आईटीसी कितना आया होगा? 1 मिनट रुको सर। टोटल आईटीसी कितना आया होगा देखो। टोटल आईटीसी आया 10 lakhs पे 18%, मतलब 1,80,000। अभी हम लोगों को क्या निकालना है? अभी हम लोगों को निकालना है कितने क्वार्टर्स के लिए यू डिड नॉट, यू यूज्ड इट फॉर, विच इज अ एलिजिबल पीरियड। कितने क्वार्टर्स तूने यूज किया फ्रॉम 8/7/23 टू 22/10/2024? कैन आई से पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज वन एंटायर क्वार्टर? यस। तो अभी इसमें देखो ना, ये है जुलाई, राइट? जुलाई 2023। तो जुलाई 23 है, सो 23-24 का बात करते हैं। सो 23-24 में क्वार्टर नंबर 2 आएगा, क्वार्टर 3 आएगा, क्वार्टर 4 आएगा। ये है 23-24, बराबर। अभी 24-25 का बात करते हैं। 24-25 में आएगा क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, दैट इज अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अभी अक्टूबर के 22 डेज भी आएगा, तो मतलब क्वार्टर नंबर 3। अंडरस्टैंडिंग? सो इसमें भी कितने क्वार्टर्स बन गए? 3 क्वार्टर्स बन गए। सो टोटल मेरे एलिजिबल क्वार्टर्स कितने बन गए? मेरे एलिजिबल क्वार्टर्स बन गए 6 क्वार्टर्स, और 6 क्वार्टर्स का एवरी क्वार्टर का वर्थ कितना? 5%। सो कहने से 30% इज एलिजिबल। तो 30% में क्या करूंगा? माइनस करूंगा, एंड आई विल गेट सम आंसर। बेसिकली 30% में माइनस करूंगा 180 में से। 30% अगर माइनस किया तो आई विल गेट द आंसर एज 54, एंड अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड कम्स टू 1,26,000। आई होप यू आर क्लियर कि टोटल में से मैं अगर एलिजिबल माइनस कर लेता हूं, सो मुझे क्या मिलता है? 1,26,000 इन एलिजिबल का कंपोनेंट मिल जाता है, राइट? एंड ये जो मैं जीएसटी पे किया है, विच इज, ये तो मिल गया मुझे, इनएलिजिबल आईटीसी। दूसरा निकालना है जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई। कितने में बेचा? 750 में बेचा, इट्स इंटू 18%। तो वो कितना आता है देखो, 750 का 18% कम्स टू 1,35,000, विच एवर इज हायर क्या आएगा? 1,35,000। एंड दिस इज विच सेक्शन? दिस इज योर सेक्शन नंबर 18(6). जो मेरे रेगुलर बैच और प्रैक्टिस बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने स्पेसिफिकली ये चीज लिख के दिया था कि कैसे करना है, बिकॉज देयर इज ओनली वन क्वेश्चन ऑन 18(6) which is useful, which is asked in the question bank or MTPs और RTPs, राइट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ठीक है, आ जाओ। मेसर्स एक्स लिमिटेड डिलीवर्ड अ मशीन टू मेसर्स वाई लिमिटेड इन जैन 2018। ओके, डिलीवर किया मतलब सेल कर दिया समझो। अंडर इनवॉइस नंबर 180 डेटेड 21st of January फॉर 5 lakhs प्लस जीएसटी। ओके, एंड अंडरटुक trial runs and calibration of the said machine as per the requirements of Messrs. Y Limited. Okay, the amount chargeable for the past delivery activities were covered in a debit note raised in May 2018 for 1,25,000 plus GST. ठीक है। Messrs. Y did not file its annual return till October 2018. Find the time limit under section 16(4) of the CGST Act 2017 within which input tax credit can be availed by Messrs. Y Limited. Now the point is, उन्होंने बोला कि भाई एक इनवॉइस रेज किया था जिसके अंदर लिखा है 5 लाख रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज होगा, बराबर, नो प्रॉब्लम। और ये 2018 मतलब जैन 21 जैन 2018 की बात है। ठीक है, उसने एक्टिविटी किया, जो भी किया, उसके बाद उसे डेबिट नोट रेज किया इन मे 2018 फॉर 1,25,000। अभी हम लोग ने अगर बात किया तो जो इनवॉइस था, ठीक है, इनवॉइस जो मेरे पे रेज हुआ था फर्स्ट,
वो 21 Jan 18 को हुआ था, विच इज इन फाइनेंशियल ईयर 17-18। बराबर। अभी डेबिट नोट जो रेज हुआ था दोस्तों, ये डेबिट नोट जो रेज हुआ था वो हुआ था मई 2018 में। समझो फर्स्ट में, ओके, फर्स्ट इज नॉट गिवन बट आई एम राइटिंग फर्स्ट में 2018। ये है फाइनेंशियल ईयर 18-19। मुझे ऐसे दो, एक इनवॉइस मिला और एक डेबिट नोट मिला। इसके अंदर भी जीएसटी लगाया हुआ है और इसके अंदर भी जीएसटी लगाया हुआ है। सो मेरे लिए टाइम लिमिट क्या है टू अवेल द आईटीसी? मतलब डेबिट नोट और इनवॉइस का सेम टाइम लिमिट मानू, बिकॉज डेबिट नोट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द इनवॉइस, राइट? तो सेम मानो कि अलग अलग मानो, तो उनको यही बोलना है कि भाई ये दोनों का जो टाइम लिमिट है वो अलग अलग तुम लोग मानोगे। इनवॉइस का टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी इज डिफरेंट एंड डेबिट नोट का टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। समझा क्या? सो इसका टाइम लिमिट देखो ना, इनवॉइस का बताओ क्या टाइम लिमिट है, और उन्होंने बोला है कि एनुअल रिटर्न अब तक फाइल नहीं हुआ है। ओके, ये टिल 2018 में कैंसिल कर दो, ये अक्टूबर 18, मतलब फाइल नहीं हुआ है ऐसे मानो। सो फर्स्ट का क्या होगा आंसर? फर्स्ट का क्या होगा आंसर? एनुअल रिटर्न समझो फाइल ही नहीं हुआ है, सो 30 नवंबर 2018। और एनुअल रिटर्न का कुछ फाइल हुआ नहीं है, इसके वजह से नॉट एप्लीकेबल। तो ये आ जाएगा 30/11/2018। तो अगर मैंने इसका बात किया डेबिट नोट का, तो डेबिट नोट के केस में व्हाट इज द टाइम लिमिट? 30/11/2019 और नॉट एप्लीकेबल विच एवर इज अर्लियर। ये समझा ना, नॉट एप्लीकेबल क्या है? रिटर्न फाइल नहीं किया इसकी वजह से। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूँ 31 December, मतलब अज्यूम करते हैं कि 31 December को फाइल होती, सो दैट कंफ्यूजन ना। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर का आंसर क्या आने वाला है? इसका ये आएगा 30/11/18 एंड डेबिट नोट का ये आएगा। एक क्रक्स क्या है इसके पॉइंट का? क्रक्स एक ही है भाई कि डेबिट नोट एंड इनवॉइस दोनों का टाइम लिमिट अलग अलग कंप्यूट करना है, और नीचे मैंने लिखना कैसे है आंसर, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट नीचे डाल दिया है। एकदम मस्त मस्का चस्का। बढ़ते हैं आगे विद द लास्ट क्वेश्चन, और ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब ये टोटल इनकम अपना जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन है। बट भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने ड्राफ्ट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? अगर तुम लोग ने मेरा जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन देखा होगा, तुम लोगों को पता चला होगा कि मैं 3 टेबल्स बनाता हूँ। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 1 में क्या होता है? आउटवर्ड सप्लाई का बात करते हैं। टेबल नंबर 2 में क्या होता है? आईटीसी का बात करते हैं। और टेबल नंबर 3 में क्या होता है? टेबल नंबर 3 में कंप्यूटेशन होता है, मतलब किधर क्या कैसे यूटिलाइज होगा। तो मैं जब भी नीचे आंसर करूंगा ना, तुम लोगों के लिए अभी सॉल्व तो नहीं कर रहे हम, पर हम लोग फटाफट डिस्कस कर रहे हैं, तो उधर ना हम लोग क्या करेंगे? टेबल नंबर 1 में आएगा, टेबल नंबर 2 में आएगा, ये किधर आएगा, ये बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। 1 इज आउटवर्ड, 2 इज आईटीसी। ठीक है, आ जाओ। डीएफ प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन पुणे, Maharashtra, has furnished the following information that is okay, and for the month of what? For the month of Jan 25. Very important, month is very important. अभी देखो, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, कैन आई से इट विल फॉल अंडर द फर्स्ट टेबल, आउटवर्ड सप्लाई है, बराबर है? ओके। एफ लिमिटेड ऑफ मुंबई अनरजिस्टर्ड had promised to DEF Private Limited in October 23 to complete the contract within 3 months, but they were not able to complete the committed contract. So DEF Private Limited received consideration for non-performance of contract on time as decided by pre-written agreement. Can I say this is liquidated damages? Can I say these are liquidated damages? And liquidated damages are not considered as supply. इसके वजह से ये consider नहीं होगा. Everybody अंडरस्टैंडिंग? याद है ना सब लोगों को सप्लाई अंडर जीएसटी का चैप्टर? ओके, तो ये इधर कवर हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे आता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट्स फॉर एम्प्लॉई ऑफ एच एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन दिल्ली इन द इकोनॉमी क्लास फ्रॉम बागडोगरा टू पुणे। अभी देखते हैं कि कितने लोगों ने वो जीएसटी लाइबिलिटी के क्वेश्चंस किए हैं और अच्छे से किए। मैं तुम लोगों को 1 मिनट देता हूं, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। बागडोगरा से लेके पुणे तक का फ्लाइट था इकोनॉमी क्लास का। नाउ आई एम श्योर दैट तुम लोगों को एक चीज याद होगी आई होगी कि हाँ सर वो एग्जामिशन चैप्टर में देखा था, एग्जामिशन चैप्टर में स्पेसिफाइड स्टेट्स डाले हैं, तो उसके अंदर बागडोगरा था, तो ये क्या होना चाहिए? एग्जाम्प्ट होना चाहिए। इफ यू आर थिंकिंग दिस, यू आर रॉन्ग।
If you are thinking this, you are wrong. Your thinking is right. Your thinking is right, but your answer is wrong. Why? Because you did not read the question properly. उन्होंने जो सर्विस दिया है वो सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का सर्विस नहीं है. ये 20,000 रुपीज किसका चार्ज किया है? ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज किया है क्या? नहीं. ये सर्विस किसने दी है? डीएफ प्राइवेट लिमिटेड ने दी है. प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट है. ये 20,000 रुपीज है ना बुकिंग. मैं तुम लोगों के लिए बागडोगरा टू पुणे का फ्लाइट टिकट बुक करके दिया. चलो मेरा कमीशन निकालो 20,000 रुपया. समझ रहा है क्या? ये मेरा बुकिंग का सर्विस है. वो भले मैंने तुम लोगों को बागडोगरा टू पुणे का दिया होगा, पर मेरा सर्विस ट्रांसपोर्टेशन का है क्या? नहीं. सो एयर इंडिया ने जो भी तुम लोग से चार्ज किया होगा, फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया से तुम लोग गए, जो भी चार्ज किया होगा बागडोगरा टू पुणे, दैट विल बी एग्जेम्प्ट. बट मैंने जो सर्विस दी है तुम लोगों को, बुकिंग सर्विस, ये बुकिंग सर्विस पे जो भी अमाउंट चार्ज किया है, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी टैक्सेबल. सो इट विल फॉल अंडर योर टेबल नंबर 1. Understanding everyone? Okay. DEF Private Limited had purchased goods worth 5 lakhs from R Limited, registered in Gujarat on 15/3/24. मतलब ये क्या है? 24 मतलब वो लास्ट ईयर का बात कर रहा है. 15/3/24 मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मुझे इनवॉइस मिला था. ठीक है. नाउ आर लिमिटेड इशूड अ डेबिट नोट ऑन 15/1/25. मतलब ये मंथ में मुझे क्या मिला? डेबिट नोट मिला फॉर पोस्ट डिलीवरी सर्विस टू डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड एज पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ सेल्स. एवरी पॉइंट वी हैव कवर्ड इन जीएसटी लाइबिलिटी. एवरी पॉइंट. और मैं बताऊं, ये भी पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था जिधर मैंने बोला था कि देखो, मुझे पहले क्या मिला है? मुझे पहले इनवॉइस मिला, वो तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला. तो उसका आईटीसी मुझे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही मिला होगा. मुझे अभी क्या मिला? अभी मुझे डेबिट नोट मिला. They just want to check, do you know that time limit to avail the ITC in case of invoice and debit note are different? We know that time limit to avail the ITC for invoice and debit note are different. That's why ये जो 25,000 डेबिट नोट का, मतलब डेबिट नोट पे जो जीएसटी चार्ज किया हुआ है, उस पे, मतलब जीएसटी नहीं है, ये वैल्यू है, उस पे आईटीसी मुझे मिल जाएगा. आईटीसी मुझे मिल जाएगा बिकॉज मैं इनवॉइस का टाइम लिमिट नहीं देखता हूं फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग द आईटीसी फॉर डेबिट नोट. डेबिट नोट का अलग से टाइम लिमिट होगा. इसकी वजह से 25,000 पे जो भी जीएसटी होगा उस पे मैं आईटीसी ले सकता हूं. एक नंबर सर. डीएफ प्राइवेट लिमिटेड हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स यूनिट्स इन पुणे एज अ गोइंग कंसर्न. मैंने क्या किया? डीएफ में हूं ना, मैंने एक यूनिट बेच दिया एज अ गोइंग कंसर्न. याद रखना, एज अ गोइंग कंसर्न अगर मैंने कुछ भी यूनिट बेचा होगा, it is not taxable. It is absolutely what? Exempt from tax. ऊपर वाला टेबल नंबर 2 में आएगा, एटीसी वाला. ओके. गोइंग कंसर्न exempt from tax. So DEF Private Limited had provided service to Mr. Y, registered in Punjab, to organize business exhibition in Dubai. ये भी याद करो, ये भी चीज हम लोग ने देखी हुई है. बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया अगर होगा, ये अगर सर्विस प्रोवाइड किया गया होगा, then in that case it is not taxable, it is exempt from tax. ये एग्जेम्पशन चैप्टर तुम लोगों को आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस अगेन टेबल नंबर 1 में आ गए. अमाउंट टूवर्ड्स रिसीट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विसेज. रिसीट, रिसीट ऑफ सर्विसेज मतलब टेबल नंबर 2. आई थिंक हम लोग ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग ने एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया है जीएसटी लाइबिलिटी क्वेश्चंस में. ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, अच्छे से देख लेना है. Purchase of confectionery items which are to be used to supply free of cost to customers in a customer meet organized by DEF Private Limited. Confectionery items का purchase किया, unless it is a statutory obligation, तो ही उसका मुझे आईटीसी मिलता है. और unless I am in the same line of business. तो मैं कौन से बिजनेस में हूँ? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कन्फेक्शनरी आइटम्स का तो सर सप्लाई नहीं है ना मेरा. इसके वजह से इसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा बिकॉज इट विल बी ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ओके. एंड ओपनिंग बैलेंसेस दोनों के दिए हुए हैं. सो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि टेबल नंबर 1 में कौन से इंफॉर्मेशन था. 1, 2 एंड 3. 3 पॉइंट्स आर देयर इन टेबल नंबर 1 विच इज एन आउटवर्ड सप्लाई. देखो, 1, 2 एंड 3, ये 3 चीजें आती है आउटवर्ड सप्लाई में. दिस इज योर टेबल 1. अभी टेबल नंबर 2 में आईटीसी आता है. आईटीसी देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है ना, तो ओपनिंग बैलेंस का 1, उसके बाद इधर देखो, इधर 2 एंड इधर 3.
So 3 points in ITC points also. So table number 2 also 3 points. So opening balance 1, issue of debit note will be 2, and receipt of intrastate service will be 3. इधर नहीं है डैश डैश. सो 3 पॉइंट्स इधर भी आ गए और बाद में अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैं तुम लोगों को एक रेकमेंड करना चाहता हूँ कि प्लीज 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 वो जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन जो पूरा 8 घंटे का लेक्चर है वो प्लीज अच्छे से देख लेना, बिकॉज दैट विल सॉर्ट योर 10 मार्क्स और बहुत मजा आएगा वो लेक्चर देखते देखते, बिकॉज उसमें बहुत सारा रिविजन आपका हो जाएगा जीएसटी। यस, तो दोस्तों अपना आज का आईटीसी का सेशन इधर ही कंप्लीट होता है। आई होप दैट आपको ये सेशन समझा होगा एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि क्या है कि आगे के जो पॉइंट्स है ना कि आईटीसी मिलता है नहीं मिलता है वो सब कुछ तुम्हारा जीएसटी लाइब्रेरी में कवर हो रहा है। इसकी वजह से इधर वापस मैंने कवर नहीं किया, अदरवाइज क्या होगा, डबल डबल तुम लोग टाइम स्पेंड करोगे इसकी वजह से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना है। दिस इज सीमंत महाजन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till then, bye bye, see you and take care. Bye bye.